नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है आकाशदीप। ये कहानी जो है उनके कहानी संग्रह आकाशदीप से ली गई है और कहानी का नाम भी आकाशदीप है और कहानी संग्रह का नाम भी आकाशदीप है, क्योंकि इस कहानी के नाम के आधार पर ही उन्होंने अपने कहानी संग्रह का नामकरण जो है आकाशदीप रखा हुआ है। कहानी शुरू होती है हमारी दो कैदियों के वार्तालाप से। दो कैदी हैं, कैदियों के वार्तालाप से होती है और ये दोनों कैदी जो हैं नौका पर सवार हैं, एक नाव पर सवार हैं और नाव जो है वो समुद्री जहाज़ से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। ठीक है, नौका है, नाव है और नाव समुद्री जहाज़ से जुड़ी हुई है और ये दोनों कैदी उस नाव पर सवार हैं और वो आपस में बातचीत जो है वो करते हैं। दोनों जो है कैद से छूटने का प्रयास करते हैं रात को कि हम कैद से छूट जाएं। कैदी हैं, बंदी हैं, नाव में हैं और दोनों जो है प्रयास करते हैं कैद से छूटने का। एक का नाम बुधगुप्त है जो कि जलदस्यु है और एक लड़की है जिसका नाम चंपा है। जलदस्यु बुधगुप्त भी बंदी है, चंपा भी बंदी है और वो दोनों प्रयास जो हैं वो करते हैं और अलग हो जाते हैं नाव से, जहाज बंदी मुक्त हो जाते हैं और वो प्रयास करते हैं कि इस समुद्री जहाज से नाव को अलग कर दिया जाए और वो उसमें सफल भी हो जाते हैं। समुद्री जहाज से नाव को अलग कर देते हैं। नाव में और भी कुछ लोग विद्यमान होते हैं, बुधगुप्त और चंपा के अलावा। अब रात भर समुद्र जो है हिलोरें ले रहा है, समुद्र में तूफान उठ रहा है, नाव जो है वो भी हिलोरें ले रही है, हिचकोले खाती हुई बढ़ रही है। सुबह होती है, समुद्री जहाज का कोई भी अता पता जो है वो नहीं है। समुद्र अब शांत हो चुका है, सूर्य की किरणें जो हैं वो समुद्र के जल को रंगीन बना रही हैं। अब सभी कैद से मुक्त हो गए हैं, नाव अलग है, कैद से मुक्त हैं। तो एक नाव, इसी बीच में उस नाव का जो नायक था वो बुधगुप्त को दोबारा से कैद करना चाहता है। उस नाव में एक नायक था, वो दोबारा से उसको कैद करना चाहता है बुधगुप्त को। अब द्वंद्व युद्ध होता है बुधगुप्त और उस नायक में और नायक जो है पराजित हो जाता है, हार जाता है और बुधगुप्त जो है उस स्वयं नौका का महानायक जो है बन जाता है। जब वो हार आता है और घायल अवस्था में है बुधगुप्त, जब युद्ध होता है उस नायक के साथ तो घायल अवस्था में स्वाभाविक था। अब चंपा जो है उसके घायल की, बुधगुप्त जब घायल था तो उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। चंपा जब उसकी देखभाल करती है तो धीरे धीरे बुधगुप्त जो है वो ठीक हो जाता है। अब नौका जो है बाली द्वीप से नए द्वीप में पहुंच चुकी है। बाली द्वीप से आई थी, अब वो एक अलग द्वीप में, समुद्र में न अलग द्वीप में जो है पहुंच जाती है। अब बुधगुप्त और चंपा जो है आपस में परिचय करते हैं। बुधगुप्त पूछता है चंपा से कि आपको क्यों बंदी बनाया गया, आप क्यों बंदी थे? तो चंपा उसको बताती है, अपनी पूरी राम कहानी जो है बुधगुप्त को बताती है। चंपा कहती है कि जो मेरे पिताजी, मेरा पिताजी जो हैं वो इस जहाज के पहरेदार थे, जहाज के पहरेदार थे मेरे पिताजी। और ये जहाज जो था मणिभद्र का ये जहाज है और इस जहाज के वो पहरेदार थे। मेरी माताजी का देहांत हो गया था। चंपा कहती है मेरी माताजी का देहांत हो गया था, घर में कोई संभालने वाला नहीं था, मेरे पिताजी जहाज के पहरेदार थे, तो मैं भी अपने पिताजी के साथ जहाज में ही रहने लग गई और पिछले 8 वर्षों से समुद्र ही मेरा घर है। मैं समुद्र में रहती हूँ, जहाज में रहती हूँ, पिताजी के साथ जहाज में रहती हूँ और पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो जो जहाज का जो मालिक था मणिभद्र, वो मेरे प्रति गलत नजरें रखता था, गलत प्रस्ताव जो था, मुझे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था और उसने गलत प्रस्ताव मेरे सामने रखा जिसे मैंने ठुकरा दिया।
चंपा ने ठुकरा दिया। मणिभद्र ने एक गलत नज़रें उसके ऊपर रखता था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके ऊपर गलत नज़रें रखता था चंपा के ऊपर, तो उसने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। फलस्वरूप उसको बंदी बना लिया गया। उसको भी जब उसने जो प्रस्ताव रखा मणिभद्र ने, तो उसको जो है चंपा को बंदी बना लिया गया। अब नए द्वीप पर पहुंचकर जब नए द्वीप में पहुंचे तो बुद्धगुप्त ने उस नए द्वीप का नाम चंपाद्वीप रख दिया। चंपाद्वीप उस नए द्वीप का नाम जो है रख दिया। लगभग 5 वर्ष उस द्वीप में रहते हुए हो गए। अब एक दिन सर्दी की रात थी और आकाश में तारे चमक रहे थे। चारों ओर चांदनी का प्रकाश फैला हुआ था। चंपा जो है एक ऊंचे स्थान पर बैठकर दीपक जलाने का प्रयास करती है। दीपक जलाने का, दिया जलाने का प्रयास जो है वो कर रही है और एक अभ्रक की संदूकसी में दीपक जलाकर रस्सी के सहारे उस दीपक को ऊपर खींच रही है। ऊंचे स्थान पर बैठकर अभ्रक की संदूकसी में उन्होंने एक दिया दीपक जलाया और रस्सी के सहारे फिर उस संदूकसी को ऊपर जो है वो खींच रही है। और जब इसी बीच में बुद्धगुप्त जो है वो आ जाता है। बुद्धगुप्त जब इसी बीच में आता है तो हल्के से पीछे से उसकी पीठ को हाथ लगाता है, स्पर्श करता है, अपने हाथों से उसकी पीठ को स्पर्श करता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, तुम दीपक से भगवान को रास्ता दिखाना चाहती हो। तो वो भावुक हो जाती है। चंपा अपने बीते हुए दिनों को याद करती है, कहते कि मेरी माँ भी इसी तरह से मिट्टी का दीपक जो थी वो जलाती थी और बांस की पिटारी में रखकर एक भागीरथी नामक नदी के किनारे जो है ऊंचे स्थान पर जो थे उसको टांग देती थी दीपक जला। और मेरे पिताजी उसके जो पिताजी थे जब वापस आते थे तो मेरी माँ वो कहते थे कि मैं इस दीपक के सहारे ही जिंदा रहा और इस दीपक के सहारे ही मैं तेरी प्रार्थना, जो आपने प्रार्थना की, इस प्रार्थना के कारण ही मैं बहुत से भयानक संकटों से दूर हटा हूँ और आप तक जो है पहुँचता हूँ। उसको सुनकर मेरी माँ बहुत खुश होती थी। वो दिखाने का प्रयास कर रही है चंपा कहीं ना कहीं, परंतु ये एक प्रतीकात्मक है जो आकाश में विलीन कर देना चाहती है। आकाश द्वीप, उस आकाश द्वीप को जो दीप उसने जलाया वो आकाश में उसको विलीन कर देना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बुद्धगुप्त को प्यार करने लगी थी, परंतु वो कहीं ना कहीं द्वंद्वग्रस्त थी। इसलिए वो आकाश में विलीन कर देना चाहती थी, उसको पता ना चले, उस द्वीप को, उस बुद्धगुप्त को पता नहीं चले, तो उस द्वीप को वो आकाश में विलीन कर देना चाहती थी। अब क्योंकि चंपा ये मानती थी कि उसके पिता का जो कातिल है वो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मारा है, इसलिए वो अचानक क्रोध के कारण उसका मुंह जो है लाल हो जाता है। अंदर ही अंदर प्यार करती है परंतु घृणा भी करती है उससे। घृणा इसलिए करती है कि उसको लगता है कि उसके पिताजी का हत्यारा जो है वो बुद्धगुप्त है। अब बुद्धगुप्त जो है उसको बताता है कि जब बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि मैंने आपके पिता को नहीं मारा है, मैंने आपके पिताजी को नहीं मारा है, एक अन्य जलदस्यु जो था वो उसने आपके पिताजी को मारा है, मैं आपके पिता का हत्यारा नहीं हूं। फिर धीरे धीरे बुद्धगुप्त और चंपा में और ज़्यादा प्रेम जो है वो प्रगाढ़ हो जाता है, उनका प्रेम जो है वो बढ़ता जाता है, प्रेम की भावना जो है विकसित हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करने लगते हैं। एक दिन बुद्धगुप्त और चंपा नौका में बैठकर सागर में विचरण कर रहे थे, सागर में, समुद्र में चल रहे थे नौका में बैठकर, और पर्वतीय स्थान पर पहुंच गए। जो पर्वतीय स्थान जो था दूर दूर तक समुद्र से घिरा हुआ था, आदिवासी वहाँ पर रहते थे, आदिवासियों का वहाँ पर उत्सव था, और चंपा जो थे वन देवी सज धज कर वन देवी जो है वो बनी थी, देवी बन के गई थी। और वहाँ पर बुद्धगुप्त जो था वो धीरे से उसको हाथ पकड़कर ऊपर की ओर जो है वो खींचता है
उसको हाथ को स्पर्श करता है, ऊपर की ओर जो है उसको खींचता है। आदिवासी जो हैं एक उत्सव मना रहे हैं, उत्सव का नाम आकाशदीप उत्सव जो है वो मना रहे हैं। तो इसी बीच चंपा कहती है कि क्या, बुद्धगुप्त से कहती है, क्या आज सच में रानी का विवाह है? क्योंकि वो जो एक उत्सव चला था उसमें विवाह होना था, एक वो रानी बनी थी चंपा जो थी। तो वो बुद्धगुप्त से कहते क्या आज सच में रानी का विवाह है? तो बुद्धगुप्त कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये सच हो सकता है, ये सच हो सकता है। और फिर दोबारा से उसने कहा कि मैं आपके पिताजी का कातिल नहीं हूं। अंदर ही अंदर बुद्धगुप्त भी उसको प्यार करता था, वो भी उसको प्यार करती थी, चंपा भी, परंतु वो द्वंद्वग्रस्त थी क्योंकि वो ये मानती थी कि उसके पिता का कातिल जो है वो बुद्धगुप्त है। इस कारण उनका प्रेम जो था आगे नहीं बढ़ पाया। जब उन्होंने बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि नहीं, बुद्धगुप्त ने मेरे पिताजी को नहीं मारा है, तो चंपा जो है, चंपा और दोनों में प्रेम जो था वो प्रगाढ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ता है और प्रेम की याचना करता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। चंपा भी उसको प्यार करती थी। अब बहुत लंबे समय तक ये वहाँ पर रह रहे हैं। बुद्धगुप्त जो है स्वदेश लौटना चाहता है। एक दिन वो जब चंपा से बुद्धगुप्त कहता है कि अब मैं अपने देश भारतवर्ष लौट जाना चाहता हूँ, भारत जाना चाहता हूँ, और चंपा को कहा कि आप भी मेरे साथ मेरे देश चलो, परंतु चंपा जो है बुद्धगुप्त के इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और वो कहती कि मैं इन आदिवासियों के बीच में रहूँगी, मैं अब नहीं जाना, मेरा कर्तव्य है, मुझे देवी मानते हैं, ये मेरी पूजा करते हैं, मुझे देवी मानते हैं, और मैं इनको छोड़कर, ये जो आदिवासी लोग हैं इस द्वीप में जो बहुत से आदिवासी लोग हैं, इनको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? इन्हें भोले भाले निवासियों की सेवा करूँगी और इन्हीं में अपना जीवन जो है खपा लूँगी। और उन्होंने, चंपा ने ये फैसला किया कि मैं अब इन लोगों के बीच से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं जो हूँ यहीं रहूँगी। अब बुद्धगुप्त जो है, एक सुबह आई कि बुद्धगुप्त सुबह सवेरे समुद्री नावों का एक विशाल समूह चंपा द्वीप को छोड़कर पश्चिमी उत्तर की ओर जा रहा है। निश्चय ही ये बुद्धगुप्त का काफिला है जो भारतवर्ष लौट रहा है। ये देखकर चंपा जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि उसने वापस अपने देश लौटने का निर्णय जो है नहीं किया, वो नहीं जाना चाहती है बुद्धगुप्त। फिर एक दिन चंपा जो थी मृत्यु का ग्रास बन जाती है, लेकिन उसने आजीवन त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा द्वीप के निवासियों की काम करती रही। और मृत्यु के पश्चात भी उस द्वीप के जो निवासी हैं उसकी ममता में देवी की समाधि की पूजा जो है वो करने लगते हैं। और आज भी उस चंपा देवी की वो उस द्वीप के निवासी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी कहानी ख़त्म होती है, यहाँ पर हम जो जयशंकर प्रसाद हैं वो ये कहना का प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो कर्तव्य था, जिन भोले भाले आदिवासियों के साथ वो रहती थी, उसका कर्तव्य उनकी सेवा करना था। तो प्रेम के आगे आखिर में कर्तव्य जो है वो जीत जाता है, प्रेम हार जाता है। प्रेम तो करती थी वो जलदस्यु बुद्धगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु उसने त्याग कर दिया अपने प्रेम का कर्तव्य के लिए। उसका जो कर्तव्य था उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कहानी का मूल संवेदना यही है, त्याग किसके लिए? कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग कर देना। तो इस कहानी में चंपा ने भी त्याग कर दिया अपने प्रेम का कर्तव्य के लिए। ठीक है, प्रेम का त्याग कर्तव्य के लिए चंपा ने किया। इस कहानी का जो जयशंकर प्रसाद का तात्पर्य जो है बताने का यही है कि प्रेम जो है कहीं ना कहीं हार गया कर्तव्य के आगे। इस कहानी को पूरी तरह से आप पढ़ लें। धन्यवाद।